हरि ओम बालक भगवानों एंड माय डियर व्यूअर्स एज वेल। हमारे सामने आज का जो सेशन है एयर फोर्स ग्रुप एक्स 2018 में जब क्वेश्चन हुआ था, मैंने वेब से निकाला है जी, आप लोग भी निकाल सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट। सरकारी.com करके कुछ है, आप भी वहाँ सर्च कर सकते हो। तो पिछले बार जब मैं आया था तो आपको सिलेबस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में कुछ हिंट्स दिया था। वंस अगेन आई रिपीट, ग्रुप एक्स का जो एग्जाम होता है वह उसमें भी अंग्रेजी 20 मार्क्स के ही होते हैं और ग्रुप वाई का जो होता है उसमें भी अंग्रेजी 20 नंबर का ही होता है। थोड़ा सा लेवल में अंतर होता है। और ग्रुप एक्स में आपका फिजिक्स 25 नंबर का ऐड हो जाता है, 25 नंबर का मैथमेटिक्स होता है, 20 नंबर का इंग्लिश होता है, तो टोटल 70 मार्क्स हो जाते हैं। ग्रुप वाई में फिजिक्स नहीं रहता है, तो वो तो सिलेबस तो आप लोग अपना जानते भी होंगे ऑलमोस्ट। टाइम किल नहीं करते हुए मैं कुछ प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। 20 क्वेश्चंस मेरे सामने थे, 10 क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस करते हैं। चूंकि लंबा सेशन हो जाएगा, ऐसे 20 क्वेश्चन को एक सेशन में डील करना, एक्सप्लेन करना, इट्स अ बिट डिफिकल्ट। ओके देन, डायरेक्शन मैं पिछले सेशन में भी बोला था, जब भी वेन एवर यू आर गोइंग टू फेस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, माइंड इट, यू हैव टू गो थ्रू डायरेक्शन फर्स्ट एंड वेरी केयरफुली यू हैव टू गो थ्रू इट। डायरेक्शन जब भी कहीं आए तो बड़ी ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा जी, कि कह क्या रहा है, करना क्या है, और उसके हिसाब से आप काम करना। डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ डायरेक्शन है हमारे सामने, डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के लिए। तो इनफैक्ट 4 होता है, ये 5 पैसेज से 4 आते हैं, एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा लेता है। अब रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी नीचे दिए गए पैसेज को खूब ध्यान से पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, तथा उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के हिसाब से आप आंसर दीजिए। तो पैसेज बोर्ड एग्जाम्स में भी मैंने प्रैक्टिस कराया था, आप लोग बनाए होंगे, बड़ी आराम से बनाए होंगे। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पैसेज बनाने में। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एयरफोर्स नेवी वगैरह जो है, कंपटीशन यहीं से शुरू होता है, इसलिए बहुत कुछ नहीं है। इसको बगबियर बना के नहीं चलिएगा, बगबियर नहीं बनाइए, आराम से आप निकालोगे। थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यू जस्ट नीड टू बी a bit tentative, but after all we have to make practice with। तो क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज, मैं जो पैसेज, मैं आप लोग अलग अलग तरह के लोग हैं, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए अलग अलग उनका मेथड हो सकता है। मैं जो मेथड फॉलो करता हूं या सजेस्ट करता हूं आपको, वो ये है कि जब भी आप पैसेज बनाने जाओ तो आप पहले एक बार पैसेज को पढ़ लो, पढ़ते क्रम में आपके पास पेंसिल रहेगा, आप उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर लो। उसके बाद आप क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, और फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, शब्दों को, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है जी, बड़ी आराम से आप आंसर निकाल लोगे। ये मेरे हिसाब से बेहतर एक तरीका है। आप दूसरे तरीके को भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कुछ लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पैसेज में जाते हैं, तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि लेंदी हो जाता है, उसमें टाइम किल होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक बार पहले आप पैसेज पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उसको अंडरलाइन कर लेना, फिर क्वेश्चन पढ़ना, बड़ी आराम से आप बना लोगे। आई होप सो। चलो पढ़ते हैं। द टैबलेट। अब इस टैबलेट को कहा गया है कैथोलिक वीकली, साप्ताहिक, इसका मतलब हो गया, यानी यह कोई मैगजीन होगा। रिगार्डेड एज वन ऑफ द ब्रिटेन्स ओल्डेस्ट जर्नल्स, यहां लिख भी दिया, ब्रिटेन के
सबसे ओल्डेस्ट जर्नल्स में से एक माना जाता है इसको। यह कैथोलिक लोगों का, इनफैक्ट जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है उसमें भी कई तरह के डिविजन्स होते हैं, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, कुछ लोग कैथोलिक होते हैं, कुछ लोग एंटी कैथोलिक होते हैं। तो यह एक लाइन जो हम लोगों ने पढ़ा, क्लियर हो गया कि ये जो टैबलेट है यह कोई मैगजीन है, सबसे ओल्डेस्ट जर्नल्स इसको बताया गया है, और कुछ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल के लिए यह मैगजीन है। उस ग्रुप का नाम क्या है? कैथोलिक, लेकिन मैगजीन का नाम क्या है? द टैबलेट। अब आगे बढ़ते हैं। इज अबाउट टू सेलिब्रेट 175 ईयर्स, यह एक इंपॉर्टेंट चीज मिला, यानी 175 साल उसका होने वाला है ऑफ अनइंटरप्टेड, यानी बिना किसी व्यवधान के पब्लिकेशन। पब्लिकेशन का अर्थ प्रकाशन, आप जरूर जानते होंगे। फाउंडेड इन मई 1840, यानी कब उसको उसकी स्थापना हुई? एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिला, मई 1840 में। और कौन थे? तो बाय अ क्वेकर कन्वर्ट टू कैथोलिसिज्म। एक क्वेकर थे जो कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हुए, और उनका नाम था फ्रेडरिक लुकास। इसको अंडरलाइन कर लिया। अब आगे है, इट इज पब्लिश्ड इन लंदन। कहां पब्लिश्ड हुआ था भाई? लंदन में। लंदन एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया, अंडरलाइन कर लिया मैंने। बट हैज गार्नर्ड एन इंटरनेशनल ऑडियंस, आज उसके तो अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस हैं, बहुत दूर दूर तक छपता है जी। इट्स एनिवर्सरी, एनिवर्सरी तो आप जानते होंगे अच्छे से, विल बी मार्क्ड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर, यानी 175वां, जो जैसे हमारे यहाँ भारत में भी आप सुने होंगे आज़ादी का हम लोग 75वां कुछ मना रहे हैं, और न्यू ये कार्यक्रम होते रह रहे हैं देश भर में। उसी तरह ये जो इस उपलक्ष्य में जो मनाया जाएगा उसके बारे में कहा जा रहा है कि विल बी मार्क टू बी द सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे उसमें थ्रू आउट द ईयर, और सालों भर। इसका मतलब कि पूरा सालों भर कार्यक्रम चलता रहेगा, कुछ न कुछ समथिंग और अदर, इंक्लूडिंग अ मास एट वेस्टमिनिस्टर कैथेड्रल। इंपॉर्टेंट लाइन है यहां तक, ऑन 16 मई। उसमें वेस्टमिनिस्टर कैथेड्रल कोई जगह है जहां एक बहुत भीड़ इकट्ठा होगी, और शायद 16 मई को, यह शायद नहीं तो क्लियर ही कर दिया ना कि 16 मई को फंक्शन शुरू होगा। अब अगले माह इन जून में नोवेलिस्ट्स, कुछ उपन्यासकार लोग होंगे, जिसमें एंटोनिया फ्रेजर है, डेविड लॉज हैं, एंड एंड्रू ओ हैगन है। ये सारे नाम हैं, और ये लोग हैं क्या? ध्यान रखिए, इनको बताया गया यहाँ पर नोवेलिस्ट्स, प्लस हिस्टोरियन रॉय फॉस्टर, इतिहासकार भी होंगे रॉय फॉस्टर। विल डिबेट फेथ, वे लोग फेथ पर, रिलीजियस फेथ, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट, फेथ पर डिबेट करेंगे, एंड फिक्शन पर भी, फिक्शन मीन्स काल्पनिक कहानियां होती हैं, एट टैबलर लिटरेसी फेस्टिवल। टैबलर लिटरेसी फेस्टिवल में कहाँ होने वाला है? इन बिगम। इन अक्टूबर, अक्टूबर में क्या होगा? एन इंटरफेथ सेमिनार, एक इंटरफेथ सेमिनार होगा। जून में क्या होगा जी? शुरू कब हो रही है? ध्यान रखिएगा, 16 मई को। जून में नोवेलिस्ट्स लोग भाग लेंगे, उसमें बहुत सारे हैं, नाम सामने हैं, हिस्टोरियंस भी होंगे, रॉय फॉस्टर वगैरह वगैरह। इस जगह का नाम हो गया, इंटरफेथ पर डिबेट होगा। अक्टूबर में इंटरफेथ सेमिनार होगा, कहाँ? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। विल कंसिडर, और इसमें विचार किया जाएगा वदर, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, कैथोलिक्स कि क्या कैथोलिक लोग, ज्यूज आप जानते होंगे, इजराइल के लोगों को कहा जाता है जो यहूदी होते, एंड मुस्लिम्स रिमेन आउटसाइडर इन ब्रिटेन सोसाइटी। इट विल बी
ये थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे वहां भी लग रहा था और अभी भी लग रहा है। बाय प्रोफेसर कॉनर ग्रीटी एक इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको याद रखोगे जी। तो अब आते हैं, हम लोगों ने कुछ पढ़ा है, कुछ चीजों को अंडरलाइन करा है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। बोर्ड एग्जाम्स जो आप दिए थे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बनाने जा रहे हो उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसको देखते हैं। अब आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल सेलिब्रेट इट्स 175th एनिवर्सरी। निम्नलिखित में से कौन अपना 175वां एनिवर्सरी मनाने वाला है? तो ऑप्शन ए कह रहा है अ वीकली मैगजीन नेम्ड द कैथोलिक। बी कह रहा है अ वीकली मैगजीन नेम्ड द टैबलेट। अब अंतर समझ में आया? बोर्ड एग्जाम्स में आपको लिखना था निकालकर, और यहां ऑलरेडी ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसको समझकर आपको आंसर देना होता है। दैट्स द डिफरेंस। ओके देन गो अहेड। ऑप्शन नंबर सी इज द पब्लिकेशन ऑफ अ रेगुलर बुक और मैगजीन। मैगजीन की तो चर्चा है, बुक तो ऑलमोस्ट नहीं है। ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर में से सारे। आपको अब बताना है कि आपका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या ऑल ऑफ द अबव डी होगा, यानी ऊपर के सारे। तो ए में कह रहा है कि ए वीकली मैगजीन जिसका नाम कैथोलिक द कैथोलिक है। बी में कह रहा है अ वीकली मैगजीन साप्ताहिक मैगजीन है जिसका नाम द टैबलेट है। सी में कह रहा है जो रेगुलर प्रकाशित हो रहा है किताब या मैगजीन। और डी में कह रहा है ऑल ऑफ अबव, यानी ऊपर जितना ऑप्शन दिया गया है सारे के सारे। तो फिर से थोड़ा आ जाते हैं बैक। यहां मैंने क्या कहा था? द टैबलेट द कैथोलिक वीकली, यानी जो वीकली न्यूज मैगजीन है हमारा, जो ओल्डेस्ट जर्नल्स में आता है ब्रिटेन के, उसका इनफैक्ट नाम क्या है? द टैबलेट। जो किसके लिए प्रकाशित करता है? एक खास समूह है लोगों का, रिलीजियस ग्रुप आप उसको कह सकते हो, कैथोलिक लोगों के लिए प्रकाशित करता है अपने मैगजीन्स को। तो मैगजीन का नाम, अब यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। आ जाओ बेटा, अब यहां पर चूंकि उसमें कैथोलिक भी था तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैथोलिक दे देते हैं इनसे। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन तो खैर छठी गया आपका ना, सी एलिमिनेट हो गया। तो ये भी एलिमिनेट करिए, क्योंकि आपको सीधे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेलिब्रेट इट्स 117th एनिवर्सरी। कौन मनाएगा अपना 175वां? वो तो जो मैगजीन है वो मनाने जा रहा है ना, जिसका नाम क्या है? स्पष्ट आपके पैसेज में लिखा गया है, जिसका नाम है द टैबलेट। यानी हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑलराइट, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, समझते जाइए अंतर भी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फ्रेडरिक लुकास वाज इनिशियली माने शुरू में, यानी फ्रेडरिक लुकास शुरू में थे, क्या थे, यह हमें निकालना है। तो फिर से पैसेज में आ जाते हैं। तो फ्रेडरिक लुकास को यहां हम लोगों ने देखा है, फ्रेडरिक लुकास। अब इस लाइन को पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। तो फ्रेडरिक लुकास के बारे में पहले तो आप यहां से देखिए कि यह जो टैबलेट नामक जो मैगजीन जो जर्नल था वीकली, फाउंडेड, यानी यही फाउंडर थे, उसके संस्थापक थे। कब? तो इसकी स्थापना कब करी थी इन लोगों ने मिलकर? 1840 में। इनको बताया गया कि फाउंडेड इन May 1840 बाय अ क्वेकर कन्वर्ट टू कैथोलिज्म, यानी पहले वह क्वेकर थे, बाद में कैथोलिज्म में कन्वर्ट हो गए। कौन? फ्रेडरिक लुकास। तो अब यदि आप यहां तो कह दिया ना क्वेकर,
तो ऑप्शन में यदि यही दे दिया रहता तब तो आप खट से आंसर बना लेते, लेकिन यदि नहीं दिया है वही चीज, उसको दूसरे तरह से एक्सप्लेन करके दिया है, तब थोड़ी समस्या आ सकती है। तो इसलिए कुछ वर्ड्स का अपने पास होना भी जरूरी है, कुछ चीजों को समझना भी जरूरी है। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर तो थे नहीं, तो सबसे पहले इसको आप एलिमिनेट करिए। मैं बार बार कहता हूं कि एलिमिनेशन सेक्शन में जाना जरूरी होता है। बी कह रहा है मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ रिलीजियस फ्रेंड्स, ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं, सी को भी देख लेते हैं। सी कह रहा है लोकल पब्लिशर। पब्लिशर वह नहीं थे who used to publish cheap books, जो सस्ते किताबों को पब्लिश करते थे। पैसेज का हम लोगों ने पढ़ा है, पैसेज में इसकी कहीं चर्चा नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। डी कह रहा है नॉट गिवन इन द पैसेज, पैसेज में नहीं दिया गया है। अब जो लड़का, द स्टूडेंट who doesn't know the meaning of Quaker, actually what Quaker means, वह क्या करेगा, यहां जाएगा डी में, कह देगा नॉट गिवन इन द पैसेज, पैसेज में तो दिया ही नहीं हुआ है, और गया 1 नंबर उसको। क्वेकर का अर्थ होता है मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ रिलीजियस फ्रेंड्स, धार्मिक मित्रों का, यानी कुछ लोग होते हैं जो किसी खास फेथ से बिलोंग करते हैं, उनकी अपनी कुछ सोच होती है, थोड़ा मॉडरेट भी हो सकता है, और उसके जो मेंबर होते हैं वे क्वेकर। इनफैक्ट आप उसको रिलीजियस फ्रेंड्स का, यानी कुछ लोग हैं जो मित्र मंडली हो गई, रिलीजियस हैं, उनकी एक जो सोसाइटी है वही क्वेकर कहलाती है। इनफैक्ट उसके जो मेंबर हैं क्वेकर हैं। इसको याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। मैं समझता हूं कि लिखना ज्यादा बेहतर होगा उसके लिए। यानी ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, यहां स्पष्ट किया भी है क्वेकर। व्हाट डज इट मीन? particularly it means a religious organization, and I hope you better understand that Mr. who? Frederick Lucas was a member of Society of Religious Friends. That's why our answer is what? Our answer is B. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 कह रहा है द टैबलेट लिटरेरी फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड, यानी टैबलेट लिटरेरी जो फेस्टिवल है वह मनाया जाएगा। विल बी सेलिब्रेटेड, वह मनाया जाएगा। अब कब मनाया जाएगा भाई? ए है ऑन 16 मई, बी है इन जून दिस ईयर, सी है इन मई दिस ईयर, और डी है इन अक्टूबर दिस ईयर। तो अभी तो हम लोग अंडरलाइन किए थे ना, कब मनाया जाएगा, देख लीजिए। यहां हम लोगों ने कहीं इसको अंडरलाइन किया था, लुकास के नीचे ऑडियंस एनिवर्सरी विल बी मार्क्ड, यहां अंडरलाइन करा था ऑन 16 मई। तो अब आप समझ रहे होंगे कि पैसेज को यदि आप पहले पढ़ लेते हो और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यदि मार्क कर लेते हो, आपको थोड़ी आसानी हो जाती है क्वेश्चन को बनाने में, आंसर देने में। हालांकि आप अपना देख लेना, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूं ना कि ऐसे करना। आप दूसरा मेथड भी बना सकते हो, क्वेश्चंस बनाना है, डेट्स ऑल। तो आंसर तो मिल गया ना बेटा, यहां आ जाओ। अब बोलो क्या आंसर होगा? सीधा सीधा आंसर ए हो गया। अब बाकी सारे क्या हो गए? जून में दूसरा कार्यक्रम होने वाला था, इन सीधे में दिस ईयर लिखा है। अब बहुत लड़का यहां भी आकर कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वहां तारीख दिया है, पैसेज में तो डेट है, एलिमिनेट करिए। और डी में अक्टूबर में तो दूसरा कार्यक्रम होना था, इसको भी एलिमिनेट करिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं समझाकर छोड़ रहा हूं, मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे मुझे। Which of the following is false? थोड़ा ध्यान से देखो, मैं बार बार कहता हूं, कहीं कहीं आप आंसर देने में नहीं फंसते हो, क्वेश्चन समझने में फंस जाते हो। और यदि क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा तब तो आंसर गलत होगा ही होगा। तो क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ लो ना यार। क्वेश्चन कह रहा है which of the following is false? False means गलत। About the
इंटरफेथ सेमिनार। पैसेज के हिसाब से इंटरफेथ सेमिनार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य, यानी 4 गो तथ्य दिया है, अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा फैक्ट गलत है, फॉल्स है। तो इसको 50-50 मैं कर दे रहा हूं, तब चुनना आपके लिए आसान हो जाएगा, थोड़ा बुद्धि लगा ले। अब कह रहा है इट विल बी कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ कनर ग्रिटी। अब देख लो, कनर ग्रिटी को तो यहीं पर पढ़े हैं हम लोग, इंटरफेथ इधर ही तो था, आ जाओ यहां, इंटरफेथ सेमिनार। अच्छा, किनके नेतृत्व में हो रहा है भाई? कॉनर ग्रिटी, यहां पढ़े हैं हम लोग, तब तो ये तो सही हो गया ना। अब हमें चुनना क्या है? फॉल्स, यानी जो गलत है। तो यह तो सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब बी में आते हैं, इट विल बी कंडक्टेड एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। देखते हैं इसकी चर्चा है कि नहीं पैसेज में। तो जब इधर हम आते हैं बेटा, तो आप एक जगह देखोगे यहीं पर सेमिनार कहां होने वाला है? एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, साफ साफ लिखा हुआ है ना, देख लो यहां, यानी ये भी सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है जो लिखा है यानी बी, यह भी सही है भी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में होगा, यानी बी भी सही है। इसका मतलब बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अंडरस्टैंड? हमें क्यों? क्योंकि हमें चुनना है जो गलत है। अब सी कह रहा है, अब सी और डी को मैं पढ़ के थोड़ा समझा रहा हूं, आप चुन लेना आंसर। 50-50 होता गया, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, अब सी और डी में से आपको चुन लेना है। वेस्ट मिनिस्टर कैथेड्रल विल ऑफिशियली कंडक्ट द सेमिनार, यानी वेस्ट मिनिस्टर कैथेड्रल ऑफिशियली सेमिनार को संचालित करेगा, कंडक्ट करेगा। और ऑप्शन नंबर डी यहां है, इट विल डिसाइड हु इज आउटसाइडर इन ब्रिटिश सोसाइटी। यह जो सेमिनार होगा वो डिसाइड करेगा कि ब्रिटिश सोसाइटी में आउटसाइडर कौन है। आई होप कि अब तो दो तो मैंने कह दिया कि नहीं होगा। अब सी और डी में से आप थोड़ा सा प्रयास करो, पैसेज को फिर से पढ़ लेना कि आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको आ जाता हूं पैसेज में। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, पहले थोड़ा आसान होगा। आप आई होप ले लिए होंगे, इसका भी ले लो, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, बढ़िया है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सी और डी में से चुनना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी उस वर्ड को चुनना है जिसका स्पेलिंग गलत है, जिसका स्पेलिंग गलत है। तो पहला है कॉन्सिक्वेंशियल, दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा है कंडेमेबल, चौथा डी में है कोरिलेटिव। तो मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं आपको। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 को। वो जो ए में है कॉन्सिक्वेंशियल, इसका अर्थ जान लीजिए, लिख लीजिएगा, परिणाम स्वरूप होने वाला, परिणाम स्वरूप होने वाला, यानी किसी चीज का जो परिणाम स्वरूप, परिणाम जो होता है, कंसिक्वल कहते हैं उसको। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का कहा गया जी, हाँ, ये जो है इसका अर्थ होता है उत्तेजक या भाव उत्तेजक आप कह लो। नेक्स्ट में है कंडेमेबल, निंदनीय, क्या चीज बेटा? निंदनीय। मेरे हिंदी पर कमेंट नहीं करिएगा जी, आप हिंदी समझते जाइए। थोड़ा साकार हर्षिकार यदि इधर उधर हो तो उसको आप झेल लेना। अब आ जाओ कोरिलेटिव। 3 वर्ड्स का तो हो गया ना,
कंसिक्वल का, एस्ट्रिंग का, कंडेमेबल का। अब आ जाओ बेटा, तो ये मैं उसी तरह शायद लिखा ना जैसे वहां पर था, इसका मतलब कि सही है। आपका कंसिक्वेंशियल सही है, कंसिक्वेंशियल सही है, एस्ट्रिंग सही है, कंडेमेबल सही है। अब कोरिलेटिव ध्यान रखिएगा, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे हाइफन दे दीजिए, सुने होंगे, यानी रिलेटिव जो आपका संबंधी है, कोरिलेटिव यानी सह संबंधी। डायरेक्ट रिलेटिव नहीं है लेकिन उससे आपका रिलेशन है, बहुत अच्छा है, तो वो कोरिलेटिव ऐसे लिख सकते हैं। या आप यदि हाइफन को हटा रहे हो तो आपको ऐसे लिखना होगा, कोरिलेशन सुने होंगे, सहसंबंध। तो गलती कहां है, कौन सा वर्ड गलत है, यह गलत है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, छठे क्वेश्चन पर आते हैं। आप लिखते जाना जी या स्क्रीनशॉट लेते जाना, चूंकि मैं यहां रफ करूंगा ना, मिटा मिटा के थ्योरी देते जाऊंगा, एक्सप्लेन तो करना होगा। कह रहा है चेंज द नाइरेशन, नाइरेशन को चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। अब इन्वर्टेड कॉमा में है आई सॉ यू एस्टरडे, डायरेक्ट नारेशन है चूंकि इन्वर्टेड कॉमा से बंद है, इनडायरेक्ट चुनना है, नीचे बनाया हुआ है ऑप्शन। तो यदि नारेशन हो या वॉइस हो, ये मैंने जो पढ़ाया, अच्छा वॉइस के लिए ये इस चैनल पे 4 वॉइस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, लेक्चर्स हैं जो मीनिंग बेस्ड वॉइस होते हैं, उनका भी मैंने प्रैक्टिस कराया बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का, उसको देखिएगा बहुत लाभ होगा। नारेशन और वॉइस, इसमें वर्ब मेन होता है पकड़ना, कैसे चेंज करेंगे। नारेशन में थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि पर्सन की भी बात आ जाती है, फिर से अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी बात आ जाती है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं। अब वहां हमारा क्वेश्चन है आई सेड टू हर, तो ऑप्शन में जब जाओगे बेटा तो ए में बनाया है टोल्ड हर, पहले देख लेते हैं ना आरसी को। बी में भी कहा है टोल्ड हर, सी में भी कहा है टोल्ड हर, और डी में तो खैर नन ऑफ दिस कह रहा है। तो टोल्ड हर सब में कहा है, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई माथा नहीं लगाना है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, डैट लगाएगा, देखिए सब में डैट लगाया है, यहां भी डैट लगाया, यहां भी डैट लगाया, और यहां भी डैट का प्रयोग किया। ये आप जानते हो कि जब इनडायरेक्ट में जाओगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो डैट का प्रयोग करोगे असर्टिव के लिए। अब आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां सब्जेक्ट है आई, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो नारेशन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो पर्सन को ही चेंज करना होता है, उसको मैंने बड़ा डिटेल समझाया था आपको। फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहां मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता, यहां जो आई है फर्स्ट पर्सन है, यह आरसी के सब्जेक्ट आई के अनुसार बदलेगा तो आई ही होगा। तो अब देखिए सब में आई ही रखा है, आई टोल्ड हर नहीं, इसमें चेंज किया है, सी किया है, बी में आई रखा है, सी में भी डैट के बाद आई को रखा है। ऑलराइट, अब यहां 100 वर्ब को चेंज करना जरूरी है। आपको पता है कि जब रिपोर्टिंग क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड एसपी जो अंडर इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हमें चेंज करना पड़ता है। और चेंज कैसे करना पड़ता है अभी, तो V2 बदल जाता है हैड प्लस V3 में। किस में बदलता है, हैड प्लस V3 में। पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लिख लीजिएगा इसको। V2 डायरेक्ट नारेशन बदलेगा किस में, इनडायरेक्ट में जाएगा तो हैड प्लस V3 में। ठीक उसी तरह हैड प्लस V3 है तो डायरेक्ट में आकर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, तो इंटरचेंज होता है। ऑलराइट,
तो अब यहां हम चलते हैं बनाते हुए, आई टोल्ड हर डैट, आई को आई में ही रखना है। अब यहां 100 V2 है, सी का दूसरा रूप है, सेकंड फॉर्म है, तो हैड प्लस V3 में चला जाएगा, यानी क्या होगा, आई टोल्ड हर डैट आई हैड सीन, सी का तीसरा रूप सीन हो गया। अब आते हैं यू के पास, तो यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑलराइट। तो यह जो यू है, यह रिपोर्टिंग क्लॉज का जो ऑब्जेक्ट है हर, इसके अनुसार बदल जाएगा। इसका मतलब कि वो हर ही होगा, यानी चूंकि सेकंड फॉर्म में लिखना है, वर्ब के बाद लिखना है, तो हर जाकर यहां पर हर ही होगा। तो क्या होगा, आई टोल्ड हर डैट आई हैड सीन हर, यहां यू के बदले अब क्या हो जाएगा, हर। अब आइए एस्टरडे, तो ध्यान रखिएगा कि जब आरसी की जो क्रिया, जिसको आरवी रिपोर्टिंग वर्ब भी आप कहते हो, यह जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, यानी यह जो वर्ब पास्ट टेंस में होगा आरसी का, तो वर्ब भी चेंज होगा और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होगा। तो एस्टरडे किसमें बदल जाता है भाई, प्रीवियस डे में। आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो आप, मैं बोल रहा हूं, लिख लेना। तो अब इसको हम लोग बनाए तो क्या बनेगा, इसको जब हम लोग बनाए तो क्या बनेगा, आई टोल्ड हर डैट आई हैड सीन हर द प्रीवियस डे, यही बनेगा। अब खोज लेते हैं किसमें है, आई टोल्ड हर डैट, यहां सी कर दिया, तो पहले ही 100 को V2 ही रखा, एलिमिनेट करिए इसको। अब आइए बी में, आई टोल्ड हर डैट, आई रखा, हैड सीन वर्ब का फॉर्म सही किया, हर भी रखा, द प्रीवियस डे भी रखा। सी को भी देख लेते हैं, आई टोल्ड हर डैट आई हैड सीन, देखिए आई हैड बीन सीन किया, यहां बीन एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, फिर बाई हर भी जगा दिया, बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा कर दिया, तो हमारा सी भी एलिमिनेट हो गया, डी तो खैर होगा नहीं, हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ऑलराइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। किस वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में, ऑलराइट। तो एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो ध्यान में रखिएगा, ये नारेशन है, इंटरचेंज होते हैं जी, नारेशन और वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही ये आते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कहा जाता है, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल टू फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी किसी सेंटेंस को ग्रामर के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में टू अदर बदलना, विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, बिना उसका अर्थ बदले, वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जिसमें 5 चीजें हैं जी, वॉइस है, नरेशन है, रिमूवल ऑफ टू आप सुने होंगे, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, और सेंटेंस को भी जो हम कन्वर्ट करते हैं सेम अर्थ में, अफर्मेटिव को निगेटिव में, निगेटिव को अफर्मेटिव में, वगैरह वगैरह। तो ये अब वॉइस और नारेशन में वर्ब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वॉइस में भी नरेशन में भी। द रोल ऑफ द वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखो, ये तो खैर नरेशन वाला मैंने समझा रखा था। यहां क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। एक्टिव चुनना है, यानी सेंटेंस दे देगा एक्टिव का, कहेगा कि पैसिव ले आइए, पैसिव का दे देगा, कह देगा एक्टिव लाइए। तो वॉइस में खास करके एक्टिव को पैसिव में लाने के लिए, पैसिव को एक्टिव में लाने के लिए वर्ब को आपको फोकस्ड रखना होगा। कुछ मीनिंग बेस्ड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर्ब बेस्ड होते हैं, माइंडेड। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है, द टूर्नामेंट हैज बीन कैंसिल्ड, द टूर्नामेंट हैज बीन कैंसिल्ड। अब आइए एक वर्ब को देख लेते हैं। have, oblique, has, oblique, had प्लस V3, यह एक्टिव का फॉर्म होता है। जब हम पैसिव में जाते हैं तो क्या करते हैं, हैव या हैज या हैड, जहां है जो लगने वाला है उसको यूज करते हैं, प्लस जोड़ते हैं बीन
अब प्लस कर देते हैं भीतरी, इट गोज इनटू पैसिव वॉइस। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में है? अभी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, बीन प्लस भीतरी के फॉर्म में। देख लीजिए, बीन कैंसिल्ड, एक्टिव में लाना है तो अब कंफर्म हो गया कि जब एक्टिव में लाएंगे तो बीन को हटा देंगे, तो बीन को हटा दिया, समझ गया। तो अब आते हैं तो देखते हैं, ए में कह रहा है ईट हैज कैंसिल्ड, बीन हटाया है लेकिन ईट पता नहीं कहां से लाया। बी में कह रहा है, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा सेंस भी समझ लेते हैं, मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। द टूर्नामेंट हैज बीन कैंसिल्ड, इन जो टूर्नामेंट होने वाला था हैज बीन कैंसिल्ड, उसको कैंसिल कर दिया गया है। ऑलराइट, टूर्नामेंट जो होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो जब कैंसिल कर दिया गया है तो कैंसिल करने वाला कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि एक्टिव में जब जाएंगे हम तो एक्टिव में डूअर का होना जरूरी है। एक्टिव तभी होगा ना जब डूअर होगा, यानी काम करने वाला होगा। ऑलराइट, तो अब ईट तो डूअर नहीं हो सकता है। अब आते हैं इधर, तो प्लेयर्स हैव कैंसिल्ड द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट को प्लेयर्स कैसे कैंसिल कर देंगे जी? कैंसिल करने वाला, अब प्लेयर्स खुद ही टूर्नामेंट को थोड़ी ना कैंसिल करेंगे, उसके पीछे एक अथॉरिटीज होती है जिसमें रेफरी होता है, बोर्ड होता है, जैसे है ना बीसीसीआई, हमारा हर देश का एक बोर्ड होता है, रेफरीज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे होते हैं। तो प्लेयर्स खुद से तो टूर्नामेंट को वही नहीं कैंसिल करेंगे। अब आइए कह रहा है कि समवन हैज कैंसिल्ड द टूर्नामेंट, किसी ने टूर्नामेंट को कैंसिल कर दिया है, किसी ने, यानी कोई भी कैसे कर सकता है, उसको उतना पावर तो होगा ही नहीं। अब आ जाओ डी में, द अथॉरिटीज हैव कैंसिल्ड द टूर्नामेंट, यानी जो टूर्नामेंट संचालित करने वाले जो अथॉरिटीज थे, उसमें लोगों का जो समूह था जो आधिकारिक तौर पर अधिकृत थे टूर्नामेंट कराने के लिए, उन लोगों ने हैव कैंसिल्ड द टूर्नामेंट, और हैव होगा क्योंकि अथॉरिटीज प्लूरल है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा, मीनिंग बेस्ड है। तो मैं बोला ना कि आप वॉइस के प्लेलिस्ट में जाना, सारे वर्ब्स को समझा रखा है, और जो चौथा लेक्चर खास करके, लेकिन शुरू से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 देखोगे तब फायदा होगा, और निश्चित रूप से होगा। ये सारे तो इसके वॉइस वगैरह को आप 4 लेक्चर देख लोगे, यूं बनाओगे, नथिंग टू वरी अबाउट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टेसिटर, इस शब्द का आपको समानार्थक सिनोनिम बताना है, समानार्थक। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। तो ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, सिनोनिमस, एंटोनिम्स, ये सारे थोड़े पढ़ने पड़ेंगे जी, थोड़े मेहनत करने पड़ेंगे, तब आप बना पाओगे। और बेहतर तैयारी के लिए आप ध्यान रखो, क्वेश्चन बैंक बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाओगे, बेहतर तैयारी होगी, सबसे बेहतरीन तरीका है। अब इसका अर्थ यदि हम जाने तो समानार्थक क्या होता है उसको हम पकड़ लेंगे। चलो मैं बताता हूं, लेट मी हेल्प यू। टेसिटर, इसका अर्थ होता है बेटा चुप्पा, क्या होगा? चुप्पा, यानी चुप रहने वाला, या इसको आप कह सकते हो अल्पभाषी, यानी कम बोलने वाला। बुद्धि खुला। अब आप जान गए तो आप तो पकड़ लोगे ना। असर्टिव माने दृढ़ निश्चयी होता है, निश्चयी। पार्टीशन, समर्थक। अच्छा, यहां पार्टीशन में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पार्टीशन का क्या, पार्टीजन, इसको, इसका उच्चारण पार्टीजन करिएगा। पार्टीजन का अर्थ सर बता रहे हैं समर्थक, जो मतलब सपोर्ट करे। तो पार्टीशन मीन्स तो बंटवारा हम लोग सुना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी चैनल पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, वर्ड्स डेट कन्फ्यूज, यदि नहीं देखें तो अब जाकर देखिए उन चीज़ों को, लाभ उठाइए उसका। वह स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होने से अर्थ बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस पार्टीजन का अर्थ मैंने बताया ना, समर्थक, जो किसी चीज़ में समर्थन करता हो।
और जो आप बंटवारा पार्टीशन मीन्स पार्टीशन सुने होंगे, ये पार्टीशन है, पार्टीशन सुने होंगे, वह ये होता है PARTITION, विभाजन या बंटवारा। स्पेलिंग में अंतर है ना, उच्चारण ऑलमोस्ट सेम होता है। वोलाटाइल, वोलाटाइल का अर्थ होता है चंचल या अस्थिर। क्या होता है? चंचल या अस्थिर। हमारा इसका अर्थ तो मैंने लिख दिया ना, चुप्पा या अल्पभाषी। अब आ जाइए, आंसर आपका निकल गया डी। चूंकि समानार्थक चुनना है, डी क्या कह रहा है? अनकम्युनिकेटिव, कम्युनिकेशन। आप समझ रहे होंगे ना, बातचीत वार्तालाप। तो कम्युनिकेटिव यानी जो बातचीत करे, वार्तालाप करे। अनकम्युनिकेटिव उल्टा यानी जो अल्पभाषी हो, चुप्पा। हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ऑलराइट, 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एंटोनिम चुनना है आपको, उल्टा विपरीतार्थक। किसका? चार्लिस का। तो चार्लिस, चार्लिस का मैं अर्थ लिख दे रहा हूं। चार्लिस का बेटा अर्थ होता है असभ्य। क्या होता है? असभ्य, रूड जिसको कहते हैं। अब इसका उल्टा चुना, ध्यान रखिएगा, उल्टा देख लीजिए। तो ए में है पोलाइट माने विनम्र, बी है चाइल्डिश बच्चे जैसा, सी में है कनिंग धूर्त, डी में है फर्टाइल माने उपजाऊ या उपजाऊ। तो असभ्य का उल्टा क्या होगा? सीधा सीधा पोलाइट होगा, विनम्र, नम्र। तो आपका आंसर ए हो गया। अब 10वां, थोड़ा सा यहां एक थ्योरी आएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आप नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए जी, आप लिखते रहिएगा। अब आ जाइए 10वां क्वेश्चन, कॉमन एरर है, जिसका मैं अपने बालक भगवानों को इनसाइड क्लासरूम, जब मैं बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कराता हूं, उस समय भी आपको याद होगा ढेर सारा कॉमन एरर्स बनवाता हूं, ऑलमोस्ट हर चैप्टर से। कॉम्पिटिटिव में पढ़ाता भी। आइए क्या कह रहा है 10वां, स्पॉट द एरर, यानी गलती कहां है पकड़ी। इसको ध्यान रखिए कैसे बनाना है। अब जैसे द शर्ट वाज, यह पार्ट ए है, लाइंग विद इन पार्ट बी है, यह ऐसे ऑब्लिक भी दे सकता है। सम ओल्ड क्लॉथ्स, यह सी है, नो एरर हो गया आपका डी। तो यदि गलती इसमें किसी एक में गलती है, वो आपका आंसर हो। यदि गलती ए में है तो आंसर ए होगा, बी में है तो आंसर बी होगा, सी में है तो आंसर सी होगा। और यदि तीनों पार्ट सही है तो आपको आंसर देना होता है डी, मतलब नो एरर। नो एरर मीन्स कि गलती नहीं। ऑलराइट, तो देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारा, दिस शर्ट वाज लाइंग विद इन सम ओल्ड क्लॉथ्स। विद इन प्रीपोजिशन को विजुअलाइज करके मैंने पढ़ाया था। विद इन, ध्यान दीजिए, विद इन का जो प्रयोग होता है किसी कार्य क्षेत्र के अंदर बतलाना हो, या किसी नियत समय के अंदर, नियत समय के अंदर यदि आपको कोई चीज बतलाना हो तो आप विद इन का प्रयोग करोगे। बाउंड करते हो वहां पर आप, जैसे 4 दिनों के अंदर ही मेरा किताब मुझे वापस कर देना, रिटर्न माई बुक विद इन 4 डेज, यानी विद इन 4 डेज एक नियत समय हो गया। और जब विद इन आपने लगा दिया तो इसका मतलब कि 4 दिन उसके ध्यान में रहेगा, भाई 5वां दिन नहीं होना चाहिए। विद इन 5 किलोमीटर्स, यानी 5 किलोमीटर के अंदर में ही, तो वह एक निश्चित कार्य क्षेत्र हो गया। विद इन 10 आवर्स, 10 घंटा के अंदर ही एक निश्चित अवधि हो गई। तो निश्चित कार्य क्षेत्र बतलाना है, निश्चित समय अवधि बतलानी है, तो यानी उसके अंदर, तो आप विद इन का प्रयोग करोगे। लेकिन यहां सेंटेंस क्या कह रहा है बेटा आपका, दिस शर्ट वाज लाइंग विद इन सम ओल्ड क्लॉथ्स, यानी यह जो शर्ट था मेरा, या यह जो शर्ट था वह कुछ पुराने कपड़ों के अंदर नहीं था, पुराने कपड़ों के बीच था। चूंकि पुराने कपड़ों के बीच वह ना कार्य क्षेत्र है ना नियत समय, यानी कुछ, यह शर्ट पुराने कपड़ों के बीच था, यह सेंस होना चाहिए।
तो कपड़ों यानी 2 से अधिक होंगे, यानी यहाँ विदिन के बदले आपको क्या प्रयोग करना चाहिए, अमोंग का प्रयोग करना चाहिए। इज दैट क्लियर? बिटवीन भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि बिटवीन तो 2 के बीच में ही बताएगा ना। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। एंड एक और आशा कि आपके मन से कुछ डर भय भी निकला होगा, आप बना सकते हो जी। थोड़ा मेहनत करना होगा बेटा, मेहनत तो हर काम में करना है ना, मेहनत तो करना ही है। मैं किसी काम को करूं, आप करो, कोई भी करे, मेहनत तो थोड़ा करना ही है। और थोड़ा इंथुसियास्टिकली करिए, विद जिल करिए, निश्चित रूप से हो जाएगा। कहा जाता है ना, बी अलर्ट एंड सक्सेस इज नॉट फार बिहाइंड। सफलता बहुत दूर नहीं है, थोड़ा सजग होने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। चलिए, अब आप लोगों को लगता हो कि जो सर ने एक्सप्लेन करा ये ठीक ठाक था, इससे कुछ लाभ हो सकता है, तो आप ऐसा करोगे कि आपका कोई मित्र जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हो, थोड़ा सा उसको भी डर लग रहा हो क्या करे नहीं करे, उसको शेयर कर लेना। और शेयर वैसे भी करना चाहिए अच्छे अच्छे चीज़ों को। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बाकी 10 क्वेश्चंस को लेकर। आज तो 10 ही हुआ। हरि ओम। एक बार राधे राधे बोल दो।